अब हमारा अगला प्रश्न है बायो-सैवर्ट का नियम। तो देखिए बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है और इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। अभी तक हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे थे, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमने कई नियम पिछली वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सैवर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम की सहायता से हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख रहा हूँ। फ्रांस के वैज्ञानिक जो भौतिक शास्त्री थे, वैज्ञानिक बायो और सैवर्ट, जो दो वैज्ञानिक थे, बायो और सैवर्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया जिसको हम बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक परिपथ तैयार किया, कुछ इस प्रकार का उसका चित्र है। इन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया, वो चालक तार किसी भी आकृति का हो सकता है। मान लीजिएगा कि ये कोई एक चालक तार है जिसको नाम दिया था XY, तो माना XY एक चालक तार है। अभी इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही है, तो इसके चारों तरफ कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही हम इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पूरे तार के कारण। हम मान के चलते हैं कि चालक तार तो बहुत बड़ा है, तो इस चालक तार को छोटी छोटी लंबाइयों में विभाजित कर लें और एक छोटी सी लंबाई को हम बोलेंगे अल्पांश। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट यानी स्मॉल डिस्टेंस अल्पांश कहलाता है। तो मान लीजिए जो पूरा चालक तार है वो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लंबाइयों में विभाजित है। इस छोटी सी लंबाई, ये देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन बहुत छोटी सी लंबाई है, जिसको नाम दे रहा हूँ मैं AB। और इस अल्पांश की जो लंबाई है उसको मैं नाम दे रहा हूँ DL एक बहुत छोटी सी लंबाई है। ठीक है, तो इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हर छोटी सी लंबाई के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस अल्पांश से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो सपोज कीजिएगा कि इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वह हम ज्ञात करेंगे कि इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उस बिंदु को मान लिया मैंने P। इस बिंदु P की इस अल्पांश से जो दूरी है उसको मैंने मान लिया जी R दूरी है। ठीक है, अब जो बिंदु P है वो इससे कुछ कोण बना रहा है, तो उस कोण को मान लिया मैंने थीटा। क्लियर। अब इस अल्पांश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता आएगी, तीव्रता का मान आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, वो बहुत कम आएगा, क्योंकि अल्पांश बहुत छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम उत्पन्न होगा। तो वैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होगा, इसलिए मैं इसको dB से लिख रहा हूँ। तो dB क्या होगा, इसका परिमाण होगा। क्लियर। तो हम इस प्रकार का एक चित्र बनाएंगे। चित्र को हम यदि एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, माना XY एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार को छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है।
ऐसा ही एक अल्पांश ए भी है जिसकी लंबाई dl है। इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कुछ कारकों पर निर्भर करेगी। क्लियर? तो देखिए मैं लिख रहा हूं, माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार को छोटे छोटे कई अल्पांशों में विभाजित किया गया है। ऐसा ही एक अल्पांश ए भी है जिसकी लंबाई dl है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV किस चीज पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो देखिए जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV, इसको आप नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट, यानी जो तीव्रता वहां पर उत्पन्न हो रही है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करेगी, किन किन चीजों के मान बढ़ जाएंगे तो इस dV का मान बढ़ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV, पहला पॉइंट, तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dV अनुक्रमानुपाती I, समीकरण नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस अल्पांश में धारा का मान बढ़ा देंगे तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता है ना, इसलिए होती है। अर्थात dV अनुक्रमानुपाती dl, समीकरण नंबर 2। इसका मतलब भी सीधा सीधा हो गया कि यदि हम अल्पांश की लंबाई बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाएगा, यानी अल्पांश बड़ा होगा तो उस बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये हमारा कि अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट, अल्पांश तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन, SIN, शॉर्ट में सिर्फ SIN लिख, की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dV अनुक्रमानुपाती साइन थीटा।
समीकरण नंबर 3। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि इसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, यदि कोण 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, वहां पर 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर क्या है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो कोण, साइन में कोण का मान बढ़ाने से कब तक इसका मान बढ़ता है, 0 से 90 तक। 90 से यदि ज़्यादा कोण हो जाए तो फिर इसका मान बढ़ने की बजाय घटने लगता है। ठीक है, तो ये कोण जो बन रहा है वो 0 पर तो न्यूनतम होगा और 90 डिग्री पर सबसे अधिकतम होगा। अब जब ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगेगा। इसका मतलब बिंदु यदि अल्पांश के ऊपर आ जाएगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तब तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ गए आप। चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, अल्पांश से बिंदु P, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात dv 1/r²। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे अल्पांश से दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग लगा, इसका मतलब यह कि यदि दूरी थोड़ी सी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में बहुत अधिक गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए। इसको समीकरण नंबर 4, चारों समीकरणों को मिला दे रहे हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, 1, 2, 3 व 4 को मिलाने का मतलब आप समझते ही हैं। लेफ्ट साइड तो क्या होती है, कॉमन होती है, और राइट साइड में गुणा होते जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, dv समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे r²। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे k, और आई डी एल साइन थीटा यथावत, और बटे r² भी जैसे है। ये समीकरण नंबर 5। देखिए, जहाँ k एक नियतांक है, जिसका मान मापन की पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो उसके कौन से माध्यम में रखा हुआ है, तो अलग अलग माध्यमों में इसका मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, वायु में अलग हो सकता है और दूसरे माध्यमों में इसका मान अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो के नियतांक है वो किस पर डिपेंड करता है, मापन की पद्धति पर और माध्यम पर। ठीक है, अब हम दोनों पद्धतियों में इसका मान बताएंगे क्या क्या होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट करके लिखेंगे, एमकेएस पद्धति में के का मान μ0/4π होता है, μ0/4π होता है। जब μ0 होता है माध्यम की चुंबकनशीलता, जो हम आगे पढ़ेंगे, μ0 क्या होता है, माध्यम की चुंबकनशीलता। ठीक है, ये वैल्यू हम समीकरण 5 में रख दें, तब क्या हो जाएगा, dv बराबर के की वैल्यू μ0/4π और जे आई डी एल साइन थीटा बटे r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका मान आ गया एमकेएस पद्धति। इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एमकेएस मात्रक होता है टेस्ला। बाकी 2 मात्रक और भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम है जिनके नाम पर ये मात्रक रखा गया है, निकोलस टेस्ला। क्लियर। अब आता है सेकंड पॉइंट,
यहीं लिख दे रहा हूं। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है, 1 होता है, तो K की वैल्यू 1 रख दें। कहां पर रखेंगे? समीकरण 5 में। तब dV बराबर K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। क्लियर? तो जो हमारा CGS पद्धति में इसका मान आ गया, इसका मात्रक होता है गॉस या ओरस्टेड, गॉस या ओरस्टेड। ठीक है, इसके 2 मात्रक और भी होते हैं CGS पद्धति में, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो बायो-सैवर्ट का नियम की सहायता से यदि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है वो हम बायो-सैवर्ट के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दिशा तो हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की थी, इस नियम की सहायता से हम उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो J है या J है। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो दिशा हम दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से बताएंगे। तो नियम नंबर 1 क्या होता था कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं, तो तीव्रता की दिशा क्या होगी? समझ गए ना? बोर्ड के अंदर की तरफ। लेकिन हम कागज पर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो लिख दें, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी दिशा ऐसे लिखना, दाहिने हाथ की हथेली के नियमानुसार, दाहिने हाथ की हथेली के नियमानुसार इसकी दिशा जरूर बताना, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, तो दिशा बताना बहुत जरूरी है। अब इस बिंदु पर जब इसकी हम दिशा बताएंगे तो इस बिंदु पर इसकी दिशा ऐसे क्रॉस से, ये क्रॉस क्या बता रहा है कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह हमारा जो बायो-सैवर्ट का नियम यहीं पर समाप्त होता है। सदिश रूप में बायो-सैवर्ट का नियम, सदिश रूप, इसका सदिश रूप क्या बनेगा? ठीक है, तो बायो-सैवर्ट का नियम जो होता है dV बराबर μ0/4π IDL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें सदिश रूप बनाने के लिए μ0/4π जैसे का जैसा, I जैसे का जैसा, DL जैसे का जैसा, इसमें मैंने R से गुणा कर दिया। जब R से गुणा करेंगे तो R से भाग भी देंगे, तो भाग देंगे तो R की घात 3 हो जाएगा। देखिए जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, A क्रॉस B बराबर क्या होता था? AB साइन थीटा n कैप आता था। n कैप इसकी दिशा को बताता था। तो देखिए यहां भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? dV बराबर μ0/4π I, इसको क्या लिख सकते हैं? DL इंटू R और बटे RQ। ठीक है, ये जब सदिश है तो ये इसके ऊपर भी वेक्टर लगाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया, बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। और इसकी दिशा तो हम पहले ही बता चुके हैं किधर होगी, इसकी दिशा इन दोनों के तल के लंबवत होगी। तो दोनों का तल तो आप समझ ही गए थे, धारा इस डायरेक्शन, सॉरी अल्पांश हमारा यहाँ पर था और R इधर था। इन दोनों के लंबवत क्या होगा? या तो कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा या कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। क्लियर? तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे बायो-सैवर्ट के नियम का सदिश रूप। दूसरा नोट पॉइंट एक और लिख लो,
दूसरा पॉइंट ये है कि म्यू 0/4 का जो मान होता है, म्यू 0/4 का जो मान आता है वो 10⁻⁻7 होता है। म्यू 0/4 का न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है। यदि इसका मात्रक भी लिखना चाहे तो मात्रक भी लिख लो। देखिए इसका मात्रक क्या बन जाएगा, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर। तो ये इसका मान हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।